मुझे मालूम है कि मुद्दा है और आप लोग बेहद गर्मी में खड़े हैं। अजय सहरावत जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। टीना करमवीर जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, प्रोफेसर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विनय कुमार सिंह बिन्नू जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, गोरखपुर से आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा बोलते हैं, थैंक यू सो मच भैया। जय, बैठिए। मोहम्मद फैज खान साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र भैया, थैंक यू सो मच। अंबर जैदी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अंबर, थैंक यू सो मच। मोहम्मद इस्लाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऑटो वाले उपाध्याय जी, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहस पिछले एक महीने से या कहें सवा महीने से एक जगह हो रही है। बीच में एक दो टॉपिक जरूर आए जब मुद्दा बदला, लेकिन मोटे तौर पे वही रही। लेकिन आज मैं बहस का रुख दूसरी तरफ ले जाता हूं। यकीनन सारे लोग बोलना चाहते हैं, उसमें बात करना चाहते हैं, विकास की बात करना चाहते हैं, 11 सालों के पूरे उपक्रम पे बात करना चाहते हैं, मोदी सरकार के 11 साल पे बोलना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ये कहा जाए, ये बोला जाए। ठीक है, वो मुद्दे भी इंपॉर्टेंट हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 साल पे बहुत सारी बातें हैं। बहुत सारे लोगों को मैं आज जो यहाँ पे बोलना चाहते हैं मैं उनको जरूर याद करूंगा। जो बोलना चाहते हैं यकीनन वो बोले। कहां से आना हुआ आपका? महाराष्ट्र में। कहां से? नागपुर से, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जनाब कहां से हुआ? ओखला से, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है साहब? मोहम्मद यामीन। आगे आइए यामीन, मोहम्मद यामीन आगे आइए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा बातचीत रख देता हूं, उसके बाद मैं आप सारे लोगों को आमंत्रित करता हूं। 11 साल की चर्चा या 11 साल की पूरे लेखा जोखा जो है उस पर बात है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना जो है, जो तस्वीर है, वो इन 11 सालों में साकार होती है, ऐसे बीजेपी का कहना है। इन 11 सालों में एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो संकल्पना है, वो उसकी एक तस्वीर जो बनती है वो साकार होती है। वो कहते हैं कि इस तस्वीर की जो संकल्पना है वो साकार इसलिए होती है, वो इस तरह से वाजिब हुई कि हमने पहली बार संविधान दिवस भी मनाया। हमने सिर्फ संविधान के बारे में नहीं कहा, हमने उसको वहां पे प्रतिष्ठित भी किया और हमने पहली बार संविधान दिवस के तौर पे हमने संविधान दिवस भी मनाया। बातचीत के सिलसिले को आगे बात करते हैं। एक नारा है जो उन्होंने दिया, एक बात है उन्होंने जो कही सरकार की तरफ से, और वो ने कहा कि सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास। ये बात है, यहां से बात शुरू करते हैं और यहीं से बातचीत का सिलसिला। 11 साल का मसौदा, आप सारे लोग मौजूद, बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कांग्रेस को मौका देता हूं। 11 साल पे पहले आपका क्या रुख? जी, आपने कहा संविधान दिवस मनाया गया, मनाएंगे ही। 400 पार का नारा दिया था, 240 पर विपक्ष ने लाके पटक दिया, तो संविधान दिवस मनाना तो इनके लिए मजबूरी है। इनको कोई शौक नहीं है, तो संविधान को मानने वाले लोग ही नहीं है। ये तो संविधान की हमें याद होगा कि किस तरीके से इतिहास में ये लोग प्रतियां जलाते थे। ये लोग बाबा साहब क्या हो, बाबा साहब का लगातार पुतले फूकते थे, अपमान करते थे। आज इनको बाबा साहब भी याद आ रहे होंगे। 11 साल की बात कर लेते। बाबा साहब की तस्वीर तो जमीन में पड़ी थी आज। नहीं, देखिए ये भी नहीं भूलेंगे कि संसद के अंदर जिस तरीके से बाबा साहब की मूर्ति को, स्टैचू को इन्होंने पीछे सरका दिया है, वो तो उस पे तो बात पूछी जाएगी इनसे। और जिस तरीके से लगातार 11 साल की अगर बात की जाए तो बताइए आप, 127वें स्थान पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 105वें स्थान पर पहुंच गए हैं। क्यों इतनी गरीबी है, क्यों इतनी बेरोजगारी? और सवाल पूछा जाएगा 11 साल में आपने जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको क्या डावाडोल कर दिया है, और लगातार जो है देश की अर्थव्यवस्था को बदहाल कर दिया है। ये 11 साल सिर्फ और सिर्फ जुमले दिए गए हैं। 11 साल कोई किसी युवा को नौकरी नहीं दी गई। 2 करोड़ का वादा किया गया था, 15 लाख नौकरियां दी जाएंगी, 100 स्मार्ट सिटी बना दी जाएंगी, किसानों की आय दुगनी कर दी जाएंगी। कौन सा ऐसा वादा है जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया? सिर्फ और सिर्फ जुमले दिए और वोट हासिल किए, और हासिल जनता को कुछ नहीं। ये ओपन रिमार्क है कांग्रेस का। 2 करोड़ नौकरियां, गरीबी से कहां किसको निकाला? दूसरा वो ये कहते हैं कि आपने बातें की, और वो बातों के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, अगर मैं ठीक से करूं, आपने कहा जुमला। बिल्कुल, तो आप एक शब्द इस्तेमाल करते हैं और वो ये विपक्ष इस्तेमाल करता है। बहुत जल्दी में हो आज? क्या की कहीं जाना है? क्या है हुआ? बहुत जल्दी में हो?
बाबा साहब अंबेडकर की पहली बात ये बात करते हैं तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की हत्या करने वाले और बाबा साहब अंबेडकर को एक बार नहीं देशवासियों दो बार चुनाव में हराने वाली कांग्रेस पार्टी आज बाबा साहब अंबेडकर की बात करती है, क्योंकि सत्ता से बाहर हो गई है। सत्ता में आ जाएंगे ना तो फिर वही करने लगेंगे, हिंदुस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। ये वही लोग हैं और आज बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हैं। एक बात और कहना चाहता हूं, इसी कनॉट प्लेस में 2014 से पहले देशवासियों याद करो, जितने कोने होते थे वहां क्या किया जाता था, थूक दिया जाता था, पेशाब कर दिया जाता। आज देखिए पूरे कनॉट प्लेस में, पूरे दिल्ली में हर जगह स्वच्छता पर जोर दिया गया है और फ्री शौचालय स्वच्छता अभियान के तहत मोदी सरकार ने दिया। गांव में मेरे देश की महिलाएं खुले में जाती थी, देश बदला। वो बीमार बच्चा जो हर बार बीमार होता था, बीमारी से मुक्त हुआ है, तो ये है स्वच्छ भारत और ये भारत मोदी। एक मौका कांग्रेस को और देन शहरावत साहब आज मौजूद हैं बीजेपी के लिए रिस्पॉन्ड करने के लिए। नहीं, सिर्फ बोलने के लिए मत बोला करिए, थोड़ा बहुत पढ़ भी लीजिए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या कहती है? आप जाइए ना, आदिवासी दलितों के यहाँ कितना स्वच्छ पानी मिल रहा है बताइए। आप कितने आदिवासियों के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है? क्या नरेंद्र मोदी साहब ने एक भी ट्वीट किया? क्या एक भी बार आकर स्टेज पे बोला? सिर्फ आप दलितों के, आदिवासियों के पैर धो देंगे, उससे क्या विकास हो जाएगा? उससे सामाजिक न्याय हो जाएगा? इस तरीके की बातचीत मत करिए। बताइए आपने आदिवासी दलितों के लिए कितना विकास किया है और कितना उनको फेलोशिप दिया है, कितना उनको मुख्य धारा में जोड़ा है। आपसे सवाल पूछा एक मिनट देखो, कोई सम्मान मैं है तो भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने किया है, पैर धो करके। एक मिनट, ये राहुल गांधी नहीं है, ये एक चाय वाला है जिसने सम्मान दिया है उस दलित परिवार को, उसको सोचना पड़ेगा। भैया मैं बोल लूं? हाँ? कैसे मौका मिलता है? आप तो बोलते रहे। नहीं, हमने कहा कि हम बोल रहे हैं। अगर मतलब वो कहानी सुनी है ना तुमने, एक चूहिया थी, फिर उसको उन्होंने किया, फिर ये किया, फिर ये बनाया। चुपचाप बैठो। नहीं, याद आ गया ना? हाँ, होशियार आदमी हो। हाँ, डिबेट के नियम है कुछ। यकीनन इस डिबेट का एक उसूल है, डिबेट में चाहे कोई हो, चाहे ऑटो हो, चाहे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो, बोलने का अधिकार सबको, बराबर का सबको। कहां जाना हुआ भैया? राजस्थान से। मैं समझ गया, राजस्थान से आए हैं। ये बड़ा जबरदस्त पहने। ये क्या पहने यार? दांत है? काहे का? ऊंट का। अच्छा, ये ऊंट का दांत पहनने से क्या होता है? कुछ नहीं होता, बस ऐसे पहन रखा। अच्छा, पहना ऐसा डिजाइन में ऊंट का दांत। तांत्रिक है? थोड़ा मुझे मालूम है गर्मी बहुत ज्यादा है और ये बातचीत नहीं करेंगे तो बातचीत चलेगी नहीं आगे। जी, मैं कह रहा था कि बोलने का अधिकार सबको है, बराबर का है, चाहे आप ऑटो चलाते हो, चाहे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो। इन्होंने 2-3 सवाल पूछे कि गरीबी के बारे में पूछा, इन्होंने बोला कि आपने रोजगार की बात कही थी, इन्होंने कहा कि सिर्फ आप कहते हैं कि आप दलितों के और संविधान की बात, लेकिन आप असल में नहीं करते हैं। देखिए, पहली बात तो मेरी कांग्रेस प्रवक्ता ने आकर के यहाँ बड़ी बड़ी बातें संविधान के बारे में कही, तो मुझे लगता है ऑटो वाले भाई ने साफ साफ कर दिया कि कैसे बाबा साहब को इन्होंने लोकसभा में आने से रोका। तो वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे और कौन बाबा साहब के खिलाफ है और कौन बाबा साहब के साथ। इमरजेंसी देश में आपने लगाने का काम किया, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है संविधान का दुश्मन कांग्रेस है या कोई और है। आपने ही इस देश में इमरजेंसी का काला धब्बा इस देश में लगाया है। रही बात गरीबी की, मैं डेटा वाइज भी अगर आपको बता दूं तो शहरी क्षेत्रों में गरीबी 10% से घटकर 1.5% पर रह गई है। 1.1। मैं डेटा की बात कर रहा हूं मैडम। आप पढ़ी लिखी प्रोफेसर की तरह बात करी थी तो वही बता रहा हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप चले जाएंगे तो 2-2.5% के आसपास की गरीबी रहेगी। एज पर डेटा ही बता रहा हूं। 81 करोड़ लोगों को अनाज हम घरों में पहुंचा रहे हैं। पहले इस बात को ये नकारते थे, अब हमने वो अनाज पहुंचा करके उन लोगों की गरीबी को तो मिटाया है। अब उस बात को ये कभी मानेंगे नहीं। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप अपने आंखों के सामने से पट्टी हटाएं, थोड़ी सी पॉजिटिविटी लाएं। अपने राहुल गांधी जैसे नेता की तरह हमेशा नेगेटिव बातें, देश के बारे में नकारात्मक सोचना बंद करें। एक बार उठा करके देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 126 से आकर 65 पर आ गया है। वर्ल्ड में हमारी इकोनॉमी जहां आपने हमें दी थी 10वें नंबर पर दी थी, आज हमने उसको लेकर आकर पूरे विश्व में 5वें नंबर पर खड़ा कर दिया है। उसी हाईवे पर आप यात्रा निकालते हैं आपके नेता और लेह लद्दाख जाकर बर्फ में खेलते हैं और आप हमसे आके कहते हैं कि भाजपा ने किया ही क्या। मतलब मुझे लगता है कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए, भाजपा पर आरोप लगाते हुए। आज ईज ऑफ डूइंग वर्क तो समझ गया ना पूरा? क्या मतलब है ईज ऑफ डूइंग वर्क?
एक चीज बता दें। अरे मैंने मेरी बात पहले मैं आऊंगा ईज ऑफ डूइंग। मैं जब वो बोल रहे थे ईज ऑफ डूइंग वर्क, मैं तुम्हारी तरफ देख रहा था और मैंने तय कर लिया था कि आज समाजवादी पार्टी से पूछेंगे ईज ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, क्योंकि हमें भी नहीं समझ में आया, इनको भी नहीं समझ में आया, तो बताना मेरा फर्ज है। तुमसे पूछा था इसलिए क्योंकि तुम हमारे यूनिवर्सिटी के जूनियर हो और फटाफट बता दोगे और फिर मैं तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बात पर उन्होंने कोई वर्क किया हो, मैं बता रहा हूँ आज क्या हालत है। रुको यार, पहले मुझे बताने दो। ईज ऑफ डूइंग वर्क ये मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास ही आ रहा हूं, वहीं खड़े रहो बराए मेहरबानी, वरना ऑटो वाले की तरह तुम्हें समझाएं। जी, ईज ऑफ डूइंग वर्क ये हुआ कि मिसाल के तौर पे वो जो कार्य की सुगमता है, यानी सरलता है, यानी इत्तलान है। जैसे मिसाल के तौर पे तुम ग्रेजुएशन में पढ़ते हो और तुम्हें अपनी ही मार्कशीट अटैच करके लगा दी, किसी गेस्टेड ऑफिसर के पास जाने की जरूरत नहीं है, या कार्य में सिंगल विंडो है, वो हुई ना। अब तुम बोलो, मुझे बताना जरूरी है भैया। आपको बताना जरूरी है क्योंकि जो है विस्तार से उसको समझाना भी है, हम समझ रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, अभी बाबा साहब के संविधान की बात कर रहे थे कि कांग्रेस ने उनको 2 बार हराने का काम किया। ये क्यों भूल जाते हैं कि आजादी के बाद अगर बाबा साहब का किसी ने पुतला फूका था, बार बार उनका विरोध किया था, यही संघ के लोग। बाबा साहब का पुतला? बिल्कुल, बाबा साहब का पुतला इन्होंने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। कैसे नहीं, अरे आप मानेंगे नहीं, ये लोग वर्ण व्यवसाय आश्रम के लोग हैं, ये लोग वर्ण व्यवसाय आश्रम के लोग हैं जो मनुवाद संस्कृति को ये लोग लाना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर। आज कहाँ है? अच्छा एक मिनट बिल्कुल कहूंगा मैं, मनुवाद और वर्ण व्यवसाय आश्रम के ये लोग सदस्य हैं। कौन? यही लोग, वर्ण व्यवस्था आश्रम के ये लोग पोषक हैं। मैं बोल देता हूं, तुम्हारी बात आगे रख देता हूं, ये वर्ण व्यवस्था के पोषक। और एक मुझे एक बात तो कहने में कहीं निसंकोच कह सकता हूं, कोई भी बात, और वो ये भीमराव अंबेडकर के बारे में जो आपने बोला भारत रत्न, वो संभव तो नहीं है, लेकिन आपने कहीं देखा हो तो अगर आपने रिपोर्ट, मैं देखिए आप बहस करिए, मैं कह रहा हूं एक बात, अगर आपने कहीं देखा है, उदाहरण है, अभी भी वो उदाहरण है, आप दे सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं, रिपोर्ट लिखवाइए और उसको जेल के अंदर करिए जो ऐसा काम करता है गलतकार, इनको क्लैरिफाई। देखिए, इस तरह का जाति सूचक शब्द कहना बाबा साहब अम्बेडकर के लिए मुझे लगता है गलत है। ये इस तरह का झूठ और भ्रामक कम से कम इंटरनेशनल और नेशनल टेलीविजन पर ना फैलाएं। दूसरी बात, इनका बार बार आक्षेप जातिवाद पे आता है। मैडम भी थोड़ी देर पहले ट्राइबल की बात करी थी, मैं इनको बता दूं कि पहली बार अगर ट्राइबल इंसान राष्ट्रपति बना है तो इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है। आज माननीय मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति हैं जो कि एक ट्राइबल नेता हैं, आज उपराष्ट्रपति हैं वो एक ओबीसी नेता हैं, आज प्रधानमंत्री हैं वो कि ओबीसी नेता हैं। आज वो जमाना चला गया जब प्रधानमंत्री एक घर से आता था और उसी घर में प्रधानमंत्री की छत्र छाया रहती थी, इसीलिए इनको आज ये दर्द का कांटा चुभता है। अरे परिवार बात पे है, मुझे मालूम है तुम्हें दिक्कत हुई, आ रहा हूं। नहीं, अगर आदिवासी राष्ट्रपति जी का हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन क्यों एकलव्य योजना नहीं, आप एकलव्य योजना पे भी बात कर लेते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि लगातार सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना शिक्षा को लेकर, 5000 शिक्षक खाली भर्ती हैं, आज तक क्यों नहीं भरे गए? लेकिन आदिवासी पर बात करते हैं, आदिवासी राष्ट्रपति क्यों संसद में नहीं बुलाया गया? और इनसे पूछा जाएगा जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई तो क्यों आदिवासी राष्ट्रपति नहीं थी? तब उनकी जाति बीच में आ जाती है। इनको शर्म आनी चाहिए। अगर आप में है इतना जिगरा तो करिए ना, आरएसएस के सरसंघचालक बना दीजिए किसी दलित को, और अब ये दलित अध्यक्ष बनाइए ना, अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं, किसी दलित को अध्यक्ष बना दे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास दलित अध्यक्ष है। खड़गे जी बनाइए, आपके पास है हिम्मत तो, हम तो कह रहे हैं साहब तो। राइट, आपके पास, आपने कहा कि आपके पास अगर है हिम्मत तो बनाइए, ठीक है जी। द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में करें, जब वो अयोध्या दर्शन करने गई थी तो इनके पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले कह रहे हैं महाराष्ट्र के अयोध्या के मंदिर का शुद्धिकरण कराना चाहिए, ये दलितों का सम्मान करते हैं। एक दलित नहीं, राम मंदिर अयोध्या गई थी, उन्होंने कहा था मंदिर का शुद्धिकरण कराना चाहिए, बोला इन्होंने। ये क्या बात करेंगे इस तरह की? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 2 बार मंदिरों में गए, कन्नौज में गए, जब उनके निकलने के बाद पूरे मंदिर को गंगा जल से धोया गया। जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे थे तो पूरा मुख्यमंत्री जो आवास है उसको गंगा जल से धोया गया। ये किस विचार के लोग हैं? पीडीए को ये लोग कैसे समझते हैं? ये बात करेंगे, बात करते मैं अरे एक मिनट
मैं आया तुम्हारे पास, की तारीख में प्राइमरी मैं आया, मैं आया सारे भाई, मेरे भाई, मैं आऊंगा, मैं तुम्हारे सब्जेक्ट पर भी आऊंगा। तुम्हारा सब्जेक्ट है पीडीए, मैं तुम्हारा पीडीए मतलब समझे? परिवार डेवलपमेंट पार्टी है। मैं कह रहा हूं पीडीए का मतलब समझ गए ना? हैं? पिछड़ा दलित एजेंडा। नहीं, पिछड़ा दलित और अकलियत, आदिवासी अकलियत, जी ये है। मैं चुपचाप खड़े रहो, नहीं तो ज्यादा अगर जल्दी है तो बच जाओ जी। अब तक पीडीए में से पीडी हो रहा था, एक ही तो बात ही नहीं हुई। अब थोड़ा सा ए पे भी आ जाते क्योंकि शुरुआत ऐसे आप बोलिए, राजनीति आप की। बोलिए। जी, 11 साल और आपका पास आपका माइक। जी बिल्कुल। प्रतीक जी, सबसे पुरानी सबसे बड़ी पार्टी होने का जो अपना दमखम भरते हैं कांग्रेस, जो मुसलमानों के और जो अकलियत के बिना पर अपनी सत्ता इतने सालों से करते हैं और आज भी करते हैं, उनसे अगर कोई सवाल करे कि उन्होंने अकलियत के लिए या फिर सिर्फ मुसलमानों के लिए जो उनका पूरा एक कोर वोट बैंक रहा है उसके लिए उन्होंने क्या किया, खास तौर से कांग्रेस ने दिया एक महिला प्रधानमंत्री इस देश को, उन महिला प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इनकी पार्टी से महिला रहे, लेकिन मुसलमान महिलाओं के लिए कभी इन्होंने कोई सुध बुध नहीं रही। ऑडियो थोड़ा बढ़ा देंगे सर। उसके विपरीत जब शाहबानो वाले केस में सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है एक वृद्ध महिला के हक में, इनकी तत्कालीन सरकार ने उस फैसले को पलट के क्या किया ये पूरा देश जानता है, क्योंकि जो मुल्लाओं ने पूरा वो किया था, प्रोटेस्ट किया था इंडिया गेट पे, उसके दबाव में आकर इन्होंने इस देश की मुस्लिम महिलाओं को निराश किया और उसके विरोध में जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने उस बिल को वापस लाया, मुस्लिम महिलाओं को कानूनी संरक्षण देने की बात की, तब इन्होंने संसद से बाहर निकल के चले गए और ये उन्होंने विरोध किया। तो आज अगर इस देश की मुस्लिम महिलाएं कानून का सहारा लेकर अपने अधिकारों की सुरक्षित कर सकती हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ 78 सालों में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में हुआ है। उससे पहले मुस्लिम महिला, जब हम ट्रिपल तलाक पे काम करते थे, ट्रिपल तलाक मुझे मालूम था 11 साल में आया। हमसे आंकड़े पूछे जाते थे मौलानाओं के द्वारा कि आप बताइए आपके पास आंकड़े कहां हैं। जब पर्याप्त कानून नहीं होगा तो मैं आंकड़े कहां से लेके आऊंगी। एनसीआरबी का डेटा होता है, कोई जो जितनी भी धाराएं होते हैं उसके अंतर्गत जो भी क्राइम हो रहे होते हैं वहां से रजिस्टर होता है। तो मैं कैसे लेके आऊंगी जब आपने महिलाओं के लिए कोई कानून नहीं रखा। वो घरेलू हिंसा में जाते थे, आज पर्याप्त कानून है। आज आप देख लीजिए कितनी तलाकें हो रही है। आज अगर खाली आप उत्तर प्रदेश में चले जाएं तो मुसलमान मर्दों पर यह डर है कि अगर मैंने अपनी बीवी को 3 बार तलाक दे दिया तो योगी का डंडा ऐसा फिरेगा कि याद रखेगा। ट्रिपल तलाक 11 साल पे बहस का हिस्सा। जी कैसे हैं जनाब? वाहेगुरु जी। जी जी, हम मुझे मालूम था मुसलमान पे तुम जरूर बोलोगे। इनका दोहरा मापदंड देखिए किस तरह की बातें करती हैं हमारी बहन। अभी गिरिराज सिंह ने मुसलमानों के प्रति उनकी क्या कहते थे। यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो गोरखपुर के अंदर जब चुनाव लड़ते थे तो मुसलमानों के प्रति इनका क्या रवैया था। यही इनके एक जो है जो बहन सोफिया के खिलाफ क्यों उस मुसलमान थी, उन्होंने कह दिया आतंकवादी की बहन है। इन लोग मुसलमानों के प्रति ये कैसा घृणित मानसिकता रहते हैं वो सभी लोग जानते हैं। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा था, आपने कहा 11 साल में जो विकास हुआ, आप ये देखिए कि जितनी भी, अरे मैंने ये कहा कि अगर तुमको लग रहा है तो बताओ, नहीं लग रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी प्राइमरी पाठशालाएं हैं, पहले जो नजदीक थे ये कह करके उन्होंने काफी प्राइमरी पाठशालाओं को बंद कर दिया और जो है ज्यादा से ज्यादा पाठशालाएं खोली जानी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने जितने लाइसेंस दिए वो प्राइवेट स्कूलों को लाइसेंस दिया। इन्होंने जो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए थी, ज्यादा से ज्यादा स्टेट यूनिवर्सिटियां होनी चाहिए थी, इन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को इन्होंने लाइसेंस दिया क्योंकि इन्होंने पूंजीपति और पैसे को बढ़ावा दिया। गरीब पीडीए के लोग ना पढ़ पाए, इनका ऐसा विचार था और ये चाहते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यह जो है केवल सेवा करे। और ये जो बड़ व्यवस्था का आश्रम के लोग हैं, मनुवादी विचारक है, यही लोग केवल सत्ता में रहे और यही लोग केवल ऊंचे पदे पर रहे। पीडीए के लोगों को ये आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। राइट। गजब है ये वर्ण व्यवस्था वाली और मनुवादी खुद है। तुम भैया क्या हो? मैं हूँ ठाकुर बीपी। मैं बस यही क्षत्रिय कर्तव्य होता है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक शोषित वंचित जितने लोग हैं उनकी रक्षा करना, उनको आगे बढ़ाना, तो जाकर के असली क्षत्रिय तो समझ में आता है। जी वाह क्या बात है, वाह 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 वाह।
जी समाजवादी पार्टी वाले पीढ़ी की बड़ी बात करते हैं और पिछड़ों की बात करते हैं। मैं बता दूं, ये कितने सालों से मुलायम सिंह जी भी सरकार में रहे, कांग्रेस के साथ अलायंस में भी रहे, इन्होंने पीढ़ी के लिए क्या किया? अगर पहली बार किसी ने ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल करने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया। अगर पहली बार नवोदय कॉलेज के अंदर अगर कोटे का ओबीसी का रिजर्वेशन का प्रावधान किया तो मोदी सरकार ने किया। अगर आज केंद्रीय विद्यालय में ओबीसी के बच्चे पढ़ सकते हैं रिजर्वेशन के तहत तो मोदी सरकार के तहत पढ़ सकते हैं। और तो और मेडिकल नीट की परीक्षा के अंदर भी अगर किसी ने ओबीसी रिजर्वेशन को अप्लाई करने का काम किया तो मोदी सरकार ने काम किया। इन्हें शर्म आनी चाहिए ऐसे नेता को बोलते हुए जो इनको बच्चों को पढ़ाने के लिए आज उसने हर काम किया है। भाई देखो देखो ये गलत कर रहे हैं ना, कैसे कर देंगे ये? अरे सुनो, इस जब ये मेरी बात सुनो 7 बजे के बाद शो खत्म हो जाएगा, उसके बाद पहलवानी होगी, अखाड़ा लगेगा, यही खोद देंगे अखाड़ा। इन सब की तकलीफ सिर्फ इतनी सी है कि मेरे परिवार का आदमी प्रधानमंत्री क्यों नहीं है और मेरे परिवार का आदमी मुख्यमंत्री आज की डेट में क्यों नहीं है, और कहां से एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया जो देश को आज इतनी आगे ले जा रहा है कि इनकी राजनीति बिछड़ती जा रही है, शून्य होती जा रही है और हर जगह से निपटते जा रहे हैं। इनका दर्द इतना सा है कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री है और देश को आगे से ले जा रहा है, सक्षम बना रहा है, बढ़िया बना रहा है और इस देश को तगड़ा बना रहा है। आप जब मैं अगली बार तुम्हारे पास आऊंगा तो सवाल ये पूछूंगा, अभी बता दे रहा हूं, पेपर आउट, नकल होती है, नकल होती थी, नकल है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, अगली बार मैं पूछ रहा हूं भाई, आप बिल्कुल आप इतना कहां पर गला गए? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, पार्टी का प्रेसिडेंट आप उसी मनुवादी सोच, हंसो ना मुस्कुराओ ना, उसी मनुवादी से, उसी सोच से किसको बनाने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी में? ये तत्काल रूप से मुझे बताइएगा। आम आदमी पार्टी 11 साल, आपके विचार? देखिए, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसको आप समझा रहे थे, लोग समझ नहीं पाए। उसका मतलब ये होता है कि कहीं पे भी किसी जगह पे बिजनेस करना बहुत आसान होना, काम करना बहुत आसान होना, ये कर दिया मोदी सरकार ने। मैं ठीक हूं? यही बात है। अब कितना ठीक कर दिया, मैं उसका एक उदाहरण देता हूं आपको। इतना ठीक कर दिया कि मेहुल चौकसी खूब बढ़िया बिजनेस किया और फरार हो गया। विजय माल्या ने जबरदस्त बिजनेस किया, उसके बाद अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी को बताया कि भैया मैं तो जा रहा हूं, आप देख लेना, वो फरार हो गया। ये आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसको कहते हैं क्या? मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी सारे बाहर बैठे हुए हैं। एक मिनट, सारे बाहर बैठे हुए हैं, आप एक आदमी को पकड़ के नहीं लाए। आप कहते थे, 11 साल की बात कर रहे हैं, आप कहते थे हम विदेशों से काला धन ले आएंगे। आप तो हिंदुस्तान का जो धन लेके भाग गए उनको नहीं वापस लेके आए। क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? आप बताइए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब सबको सरल भाषा में समझा देता हूं, क्योंकि बिजनेस करने का आर्ट अब देश में सबको है और सब उस काम धंधे के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज की डेट में आपके जनधन अकाउंट खुले 50 करोड़ से ज्यादा। जनधन अकाउंट जब आपका खुला, आप पहली बार बैंकिंग व्यवस्था में आए, जब आपके पास खाता होगा तभी आप लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। आज की डेट में 43 करोड़ लोन दिए जा चुके हैं मुद्रा योजना से, जिसके अंदर जो बेनिफिशियरी है वो 60% सिर्फ महिलाएं, SC, ST और OBC समाज के लोग हैं, जिसके अंदर आप सुन लीजिए, ये जो लोन है ये हर उस दबे कुचले और वंचित समाज के पास गया है जिसको आपने कभी बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा ही नहीं था। आज वो आदमी लोन ले सकता है, आज वो आदमी अपना काम कर सकता है, लेकिन आपका क्या करें, इतने पिछले सालों में आपने उनको बैंकिंग व्यवस्था से नहीं जोड़ा, आपने उनको खुले में छोड़ दिया। आज अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं, अगर कांग्रेस के समय पर आप उठा करके देखेंगे मात्र 2000 से ज्यादा स्टार्टअप का डेटा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं 1.25 लाख करोड़ स्टार्टअप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बने, जिसमें से 100 यूनिकॉर्न खड़े हुए। अब मैं इनको यूनिकॉर्न समझा दूं क्योंकि समझ में नहीं आएगा, आम आदमी पार्टी वाले हैं। यूनिकॉर्न का मतलब होता है 100 ऐसे बिजनेस जो पिछले लोगों को बता रहे हैं, आपका नाम ले रहे हैं, बता लोगों को, मतलब 100 ऐसे बिजनेस जो $1 बिलियन से ज्यादा की वैल्यू के नापे गए। ये 2014 से लेके 25 में संभव हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव हुआ, जिसमें ना जाने कितनी फॉर्मल और इनफॉर्मल करोड़ों जॉब्स क्रिएट हुई हैं, जिससे आप सब लोग जुड़े हैं। ये सच्चाई है जिसको ये आपसे छुपाना चाहते हैं। अपनी नकारात्मक की लड़ाई को बंद कीजिए। आज एक सरकार काम कर रही है, कभी कभी तारीफ करना भी सीखिए। राइट, मैं एक जना रह गया, बस एक जना रह गया जी। जनाब अली, योर टर्न। बिस्मिल्लाह, जिसको हाथ उठाना है उठाएगा, मैं बोलेगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय। देखिए,
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल में क्या क्या किया ये बताने लगूं तो 11 दिन की कथा हो जाएगी। 2 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा महाराज। जिसको विपक्षियों ने असंभव कहा था वो 2 पॉइंट बताऊंगा कि 370-35 से हट गया तो ऐसा क्या करते हो? ऐसा क्या करते हो? क्या ऐसा क्या करते हो? हाँ, क्या क्या? अरे तो कल ना चलना, क्या ऐसा करते हो? हाँ, अजीब आदमी हो तो। हाँ, 370 हटा लेते हो। तुम हटाओगे जब आओगे। बिल्कुल हटेगा, ये फिर बिल्कुल लग हटेगा। हैं? हटा है ही है, उसमें हटाना क्या है? और था ही कब? तभी मैं इनसे पूछ लेता हूँ, तभी मैं पूछ लेता हूँ ईज ऑफ बिजनेस क्या है। इन्हीं से पूछा और किसी से नहीं पूछा। मुझे मालूम होता है, टीचर को पता रहता है क्लास में किस स्टूडेंट से पूछना है, मुझे पता रहता है। ऐसे कर रहे हैं इनको। अरे गजब आदमी हो, तुम्हारे में किया था ऐसा इन्होंने। मोदी जी ने वो कर दिखाया जिससे विपक्षी लोग असंभव कहते थे, उसे संभव कर दिखाया। 370-35 के बारे में ये कहा गया था कि ये हट जाती है तो कश्मीर में कोई तिरंगा नहीं उठा सकेगा। ये मोहम्मद फैज खान गया 370-35 के बाद। ये रांची से मेरा भाई आया जॉनी वॉकर खान, ये भी मेरे साथ गया और हम दोनों ने लाल चौक में तिरंगा लहराया 370। और किसी की मजाल नहीं है कि कोई हमें रोक सके। आज भैया कश्मीर का लाल लाल सेब हो, पश्मीना शॉल हो, केसर हो, आज खुलकर पूरे भारत और पूरी दुनिया में बिक रहा है। आप जेएनयू जाकर देखिए, आप जामिया जाकर देखिए, आप डीयू जाकर देखिए, कश्मीर के विद्यार्थी आ रहे हैं और शान से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। और सुनिए, और एक मिनट। अरे ओहो, आज आगे फिर अगली बार सोचेंगे। मैं तुमसे कह रहा हूं तुम्हारा दिमाग सिर्फ प्लाट तक ही जाएगा। तो क्या हो गया? यहाँ बहस चल रही है, यहाँ बहस चल रही है और इनका दिमाग सिर्फ तुम्हारा प्लॉट तक रहता है। तुम्हारा दिमाग प्लॉट तक जाता है। और मैं प्लॉट प्रॉपर्टी बना लो। हम तो पहला असंभव काम जो पहला कहा था कि 370-35 से नहीं हट सकती, हट गई और शान से भारत माता का मस्तक ऊंचा खड़ा हुआ है। हर आंख का तारा है, तारा ही रहेगा। जन्नत का नजारा है, नजारा ही रहेगा। और दहशत से कभी हम न डरे थे, न डरेंगे। एक साथ बोलना, कश्मीर हमारा है। ये जनता कह रही है। कांग्रेस। अरे दूसरा बात तो नहीं, सुनो मैं एक करके एक पर्यटक जाते हैं, मैं फैज भाई आ रहा हूँ। पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए, कांग्रेस। मौत की घाट उतर जाते हैं, लेकिन एक भी आतंकवादी पकड़ा गया? पूछिए ना, मोदी जी है तो संभव है, बिल्कुल संभव है, सब कुछ संभव है। क्योंकि जिस तरीके से आतंकवादियों ने हमला किया उसके बाद हम लोग इंतजार करते रहे आतंकवादी पकड़े जाएंगे, आज तक नहीं पकड़े गए। 11 साल में लगातार क्या विकास हुआ है? जो ये जुमलों का पैकेज देते हैं ना, आप बताइए, पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ राइट ऑफ कर दिया जाता है, कर्ज माफ कर दिया जाता है, किसान आत्महत्या करते हैं, छात्र आत्महत्या करते हैं, ये मुंह भी नहीं खोलते हैं। और लगातार हम तो पूछेंगे क्यों पूंजीपतियों का ही साथ देते हैं आप लोग? गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि ये नो डाटा अवेलेबल सरकार है, डाटा नहीं देती है, चाहे एनसीआर का डाटा हो, कोई डाटा हो। डाटा देने में घबराते हैं, लेकिन जब बाहर से डाटा आ जाता है तो बड़े तिल मिला जाते हैं। कांग्रेस की बहन ने कहा कि हमने क्या जवाब दिया पाकिस्तान को। मैं पहले आप सबको बता दूं, 26/11 कांग्रेस के समय हुआ था और आपको ध्यान होगी फौज तैयार थी हमले के लिए, लेकिन मजाल इनका लीडरशिप उनको ऑर्डर दे दे। आप सब अखबार खंगा लीजिएगा, टीवी खंगा लीजिएगा, 26/11 के बाद कोई भी इस देश की तरफ से अटैक आपको वहां नहीं मिलेगा। अगर पुलवामा हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, घर में घुस के मारा है। अगर पहलगाम हुआ तो उनकी न्यूक्लियर साइट तक को भी पता है कि भारत बम मार रहा है। दुम दबा के घरों में छुप के बैठे थे। पाकिस्तान की हालत खस्ता हुई पड़ी थी। आज इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल है। आज आपका देश घर में घुस के भी मार रहा है, आंख भी दिखा रहा है और ग्लोबल स्केल पर उनको तार तार करने का भी सारा काम कर रहा है। आपकी तरह नहीं है कि पहले कहीं भी बम ब्लास्ट हो जाते थे, कोई रिएक्शन नहीं। 26/11 हो गया, कोई रिएक्शन नहीं। आज की सरकार फौज के साथ खड़ी है और फौज के मनोबल के साथ खड़ी है। राइट। अब आम आदमी पार्टी
प्रतीक जी देखिए, ये इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, आज तक पता नहीं चला कि पहलगाम के जो हमलावर थे आतंकवादी, उनका कुछ भी पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। हमारी सरकार नहीं पता कर पाई। पुलवामा की बात कर रहे हैं, 300 किलो आरडीएक्स हमारे देश के अंदर आ जाता है बीचों बीच में, आज तक उसकी जांच नहीं कर पाए, उसका पता नहीं कर पाए ये कि वो आया कैसे। अब बात कर रहे थे अभी बिजनेस की, 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों का लोन माफ किया है, और एक हमारा गरीब किसान अगर 1000-2000 रुपए भी उसका लोन होता है तो उसके घर जाते हैं अफसर और उसको दबोच के पकड़ के ले आते हैं। लेकिन जो 16 लाख करोड़ लेके भागे हैं उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक सेकंड वन बाय वन। ये आम आदमी पार्टी के वक्ता प्रवक्ता और नेता एक फ्रॉड फैक्ट्री है। ये इतने बड़े झूठे हैं, इसीलिए दिल्ली से साफ हुए। अगर मैं पूछ लूंगा दिल्ली सरकार में कितनी नौकरियां क्रिएट करी, कोई डटा नहीं होगा। मैं बताता हूँ, अभी तो दिल्ली सरकार से साफ है। क्या कितनी नौकरी है? देखिए हमने बस मार्शल्स नियुक्त किए थे, उनको तक हटा दिया इन्होंने। अब एक कल, अरे सर बस मार्शल इनकी सरकार में हड़ताल कर रहे थे और अब बस मार्शल को हटाया गया था। देखो झूठ मत बोलिए। अरे मेरी बात सुनिए, इन्होंने उद्योगपतियों की बात की। विजय माल्या, नीरव मोदी को कांग्रेस की सरकार में उनको लोन दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उनके संपत्तियों को जब्त करने का पहला प्यार ऐसा कानून बना देश में। जो लूट करके जाते थे उनकी संपत्तियों पर कुर्की नहीं होती थी, मोदी सरकार ने उनकी संपत्तियों पर कब्जा किया है। एक बात और कहना चाहते हो, आप पैसे की बात करते हो, आप दिल्ली में आए थे, धन की बात कर रहे हो। आप आए थे दिल्ली में विकास करने के लिए, आप आए थे फ्रॉड आदमी। इसलिए बोलूंगा मैं कि ये कहते थे बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, और यहाँ जो फ्रॉड गिरी करके जनता के बीच में जाने वाले आज बंगला और गाड़ी सब कुछ लेकर के और ओछी और घटिया राजनीति करने लगे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी को रोक करके इस तरह से आप डिबेट नहीं कर सकते। भाई देखिए एक बात, आप ऐसे नहीं बीच में बोल सकते हम। नहीं, उसके बाद आप शीला दीक्षित के खिलाफ आंदोलन करके आए थे, आप आंदोलनकारी थे, जनता के लिए आए थे, क्यों एक आदमी के लिए दिल लगे, क्यों शराब बेचने लगे आप? आप बंगला बनाने कमाल कर रहे हो। हमने बस मार्शल्स तैनात किए, सिटी उनको बसों में लगाया, हमने सिविल डिफेंस। वो ये कह रहे हैं कि हड़ताल तो पहले शुरू हो गई थी। सर सुनिए, हम तो उनको उनके भाई वो ये कह रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए। अरे भाई सुन तो लीजिए। इन्होंने कहा कि मार्शल की हड़ताल पहले शुरू हो गई थी और जो मस्जिद में आपने मौलवी लगाए थे उनकी भी हड़ताल पहले शुरू हो गई थी, जिनको पैसा दे रहे थे आप। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पैर पकड़े हैं हमारे नेताओं ने जाकर के कि बस मार्शल्स को लागू रखवा लीजिए, या आप इनको दे दीजिए। भाई तुमको वहां जाके बैठो ना तुम। झूठ बोलेंगे तो तुम ही बड़े हरिश्चंद्र हो, दिल्ली में वहां पे रहो, वहां जाओ। कितना फ्रॉड किया है? भगाई दे तुम्हें क्या? मुझे लग रहा है 15 लाख इनके खाते में आ गए हैं, मोदी जी ने भिजवाया। देखो नहीं, बिल्कुल नहीं दोगे, तुम वहां जाओगे। और ये अभी बुलेट ट्रेन में बड़े चक्कर काट रहे हैं, इसलिए बहुत खुशी के मारे उछल रहे हैं। भगा दूं क्या तुमको यहाँ से? तभी तुम्हारे चैन आएगा। अच्छी शिक्षा मिल रही है बच्चों को, अच्छा रोजगार। तुम जाते जाओ 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 जाओ, यहाँ खड़ा हो चुपचाप। बड़ा हल्ला मचाते हो हैं? और रेलवे स्टेशन पर यात्री जब आता है तो ऑटो वालों के खिलाफ नहीं बोलते हो तुम कुछ? वहां ऑटो वाले कितना परेशान करते हो यात्रियों को, हैं? एक बार भी नहीं बोले तुम यहाँ पे। जाओ वहां पर जाके। सवेरे सवेरे यात्री उतरता है रेलवे स्टेशन पे दिल्ली पे, और ये ऑटो वाले 500 रुपए लगेंगे वहां तक जाने के। सरकार क्यों नहीं करती है? वहां जाके बैठो, पुलिस क्यों सख्ती नहीं करती? वहां जाके बैठो, एक बार वहां जाके बैठो, वहां जाके बैठो। बड़ा आदर्शवाद बताने के लिए बहुत सारी चीजों पे बोला जाता है। जी कांग्रेस बोल रही थी। जी 11 साल में क्या हुआ? 11 साल में 750 किसानों ने शहादतें दी, ये नहीं भूलेगा देश। और लगातार जिस तरीके से अभी कुंभ के समय भगदड़ में कितने लोग मारे गए, कितनों को मुआवजा मिल गया, हम बार बार पूछेंगे। जो पहलगाम में आतंकवादी घटना के बाद कितने लोगों को न्याय मिल पाया? लगातार 11 साल में जो है सिर्फ और सिर्फ बातें हुई हैं, संवाद किए गए और प्रचार की एक झूठी फैक्ट्री है जो लगातार जुमलों का पैकेज दे देती है जनता को, लेकिन उन तक वादे नहीं पहुंचते। दावे किए जाते हैं कि हमने तो शौचालय बना दिए, 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे दिया। तो आप पूंजीपतियों को तो लगातार जो है बैंकों का जो उनका कर्ज है वो माफ करेंगे, लेकिन मुझे याद है जब 2004 के बाद चुनाव हुआ, दूसरा चुनाव जब 2009 में हो रहा था, तो एक स्कीम की कांग्रेस की बड़ी चर्चा थी, और वो चर्चा थी कि काम की गारंटी, और ये कहा गया था कि ये वापस लेके आई, यूपीए सरकार को वापस में लेके आई, और बहुत सारी एनालिसिस हुई थी। तो यकीनन कोई ना कोई सरकार उस पर जनता जो बिलीव करती है उसके बाद बोलती है। तो वो बिलीव करता, जो बिलीव है, मैं चाहता हूं 11 साल पे रहे, हल्ला ना हो।
अब आप तो बहुत अच्छी डिबेट करते हैं जी। मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक बात बताइए, पिछले आपके टाइम पे कितनी यूनिवर्सिटीज अच्छी कंडीशन में थी, उससे बेटर आज है। रेलवेज जो आज चल रही है आपके टाइम पे इतनी खराब थी कि लोग लटक लटक के ऊपर छत पे बैठ के जाते थे। आज बुलेट ट्रेन चल रही है, वो क्यों? क्योंकि मोदी जी की वजह से। अब आप ये बताइए, आपके टाइम पे कितनी पॉवर्टी थी और आज के टाइम कितनी पॉवर्टी, जमीन आसमान का फर्क है। आपके जो नेता थे एक तरफ अरे बाबूजी, पुष्पेन जी, मालूम है मुझे मालूम है कि आप पत्रकार हैं। बुलेट ट्रेन नहीं चल रही है, लेकिन बुलेट ट्रेन के लिए प्रोजेक्ट तो चल रहा है ना। Of course, बेटा। एवरीथिंग इज प्रोसेस, इन प्रोसेस। आपके टाइम पे क्या प्रोसेस? आपके नेता तो आके स्टेज पे बोलते थे एक तरफ से आलू निकालो, एक तरफ से सोना निकले। अरे क्या नाम है तुम्हारा? योग्य। अरे योग्य, मैं सोचा कि तुम हल्का ही हल्का बोले तो माइक लगाए रहे और तुमने इसी बीच में दांव कर दिया। ना मैं एक चीज चाहता हूं, मैं एक चीज बात बोलना चाहता हूं कि ऑफ कोर्स पुष्पेन जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बुलेट ट्रेन नहीं चल रही है, मैं जानता हूं। लेकिन मेरे लिए, अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन थी, मेरे लिए तो 2047 का सपना सबसे बड़ी चीज थी कि 2047 में कम से कम देश हमारे पास ये होगा, हम आत्मनिर्भर होंगे। आपने सपना दिखाया, हो सकता है 47 में ना हो, 48 में हो जाए, 48 में ना हो, 50 में हो जाए, और 50 में हो सकता है आप हो सरकार में, मैं आप सरकार में। लेकिन एक सपना देखना, एक खाका बनाना, उस विजन तक जाना बड़ी बात होती है। इसको मैं कह रहा था। ऑफ कोर्स जी, मैं इनका मैं करेक्ट कर देती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ना पढ़े और लगातार सोने और आलू की बात है वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही थी, तो थोड़ा डाटा क्लियर कर दीजिए। गलत बात बोल रहे हैं ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, बात बहुत गलत बोल रहे हैं। वो उनको नॉलेज है तब वो बोल रहे हैं बीजेपी के बारे में। ऑफ कोर्स कूल डाउन, मैंने आपसे नहीं दिया माइक, मैंने दूसरे को दिया जी। मुझे मालूम है कि तमाम सारे सवाल हैं। 11 साल पे बहस, 11 साल को लेकर बातचीत, विकास यात्रा को लेकर बातचीत, सवाल विपक्ष के, जवाब बीजेपी के। जी बिल्कुल। प्रतीक जी, जिस तरह से डिबेट की जो बहस की शुरुआत हुई थी, तो उसमें सबसे पहले बाबा साहेब का नाम आया था। बाबा साहेब, और जिन्होंने संविधान, भारत को एक संविधान के रचयिता, अधिकार और सारी चीज़ें सबकी सुनिश्चित की। लेकिन जो बातें उन्होंने सबसे अहम कही थी कि सबको समान अधिकार होने चाहिए, जो हमारा संविधान कहता है। लेकिन आज भी सबको समान अधिकार नहीं है, ये शायद लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि हम सब भी बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि संविधान ने हमें समान अधिकार दिए हैं। लेकिन अगर समान अधिकार है तो फिर धर्म के आधार पर हमारे देश में पर्सनल कानून क्यों है, पर्सनल लॉज लगे हुए हैं। और आज भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात आती है तो सबसे बड़ा विरोध उन लोगों को होता है जो बाबा साहब की बात करते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि सबसे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 44 होना चाहिए लागू, आज तक भी नहीं हुआ। जब भी बात आती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो कहते हैं दंगे हो जाएंगे, फसाद हो जाएंगे। राम मंदिर की बात कीजिए तो फसाद हो जाएंगे, 3 तलाक की बात होती तो फसाद हो जाएंगे, 370 की बात फसाद हो जाएंगे। कोई भी मुद्दा जिससे देश का विकास रुकता है उसको हटाने की बात कीजिए तो फसाद हो जाते हैं। सारे वो अनछुए मुद्दों को मोदी सरकार में सुलझाया गया। किसी ने कोई फसाद देखा? इतने सारे लोग हमें यहाँ देख रहे हैं और पूरा देश और दुनिया देख रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं बस जस्ट गिव मी अ सेकंड। समाजवादी ने हाथ उठा दिया जी। इन्होंने कहा कि बाबा साहब की बात की। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि बाबा साहब कहा करते थे कि जो सारे सिस्टम है, जो देश के सारे सिस्टम है, वो सरकार के हाथों में होने चाहिए। क्योंकि आज क्या हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारे सिस्टम को एक एक के बेचा जा रहा है, प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। उससे नुकसान क्या हो रहा है? हमें नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट बेस पर मिल रही हैं, हमें नौकरियां कैसे मिल रही हैं? हमें नौकरियां मिल ही नहीं रही हैं। और हम कितने पे पा रहे? 10,000 5,000 पे हमारे जो इंजीनियरिंग और MBA करके लड़के हैं वो नौकरियां कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि कोविड के समय में 4 लाख कंपनियां बंद हुई हैं, कितने लोग नौकरी से निकाले गए? हमें बता दें, डेटा ले आते, कितने लोगों को नौकरी दी गई है? यहाँ सिर्फ बेरोजगारी दी गई है, प्रोपेगेंडा की राजनीति चली है, फर्जी का स्लोगन लड़ा गया है, लोगों के साथ धोखा हुआ है। पहली वाला जो हिस्सा बोला वो सवाल था, और आखिर वाला ये था कि बोल इसलिए रहे हैं कि वोट दे देना। तो वोट, सवाल वाला हिस्सा सही इनका, बाकी इनका अधिकार भी तो है बोलने का। तो बाकी वाला हिस्सा भाषण का था, पहला वाला हिस्सा ना। द बीजेपी विल रिप्लाई इन द कांग्रेस। बाबा साहब की बात बार बार आती रहती है। मैं एक सवाल आप सबके जहन में छोड़ देना चाहता हूं। 1955 में भारत रत्न नेहरू जी को मिल जाता है, 1971 में इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न मिल जाता है,
बाबा साहब को 1990 में आकर के भारत रत्न मिलता है। आप सब सोचिए ऐसा क्यों हुआ। उस समय तो भाजपा की सरकारें भी नहीं थी। अगर इतने ही चाहते थे बाबा साहब के तो मुझे लगता है जो फर्स्ट डिजर्विंग थे उनको ना देकर के पूरे परिवार को भारत रत्न दे डाला, लेकिन बाबा साहब को कभी भारत रत्न नहीं दिया। दूसरी बात, मैं अगर आपसे डेवलपमेंट की बात कहता हूं तो मैं बताता हूं कि 2014 में कांग्रेस हमें 14 लाख करोड़ के बजट पर छोड़ के गई थी, जिस बजट को आज 2025 में 47 लाख करोड़ तक मोदी जी ने पहुंचा दिया है। ये हमें 2G स्कैम पर छोड़ के गए थे, 3G स्कैम पर छोड़ के गए थे, कॉमनवेल्थ स्कैम पर छोड़ के गए थे, और ना जाने कितने स्कैम जिनके नाम ना मुझे याद रहे हैं ना और लोग को याद रहे हैं, क्योंकि इनको पता है पिछले 11 सरकार की साल में सिर्फ काम हुआ, स्कैम नाम की चीज ही खत्म हो गई, तो इसलिए वो चर्चा ही बंद हो गई है। अब मोदी सरकार की बात मैं करूं, सैनिटेशन 12 करोड़ टॉयलेट बनाने का काम हमने करा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर या घर की छत डालने का बजट देने का काम हमने करा है। 45 लाख करोड़ के लोन, मुद्रा लोन के तहत हमने देने का काम करा है। अगर आज की डेट में 15 करोड़ एलपीजी के कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। 10 करोड़ लोग तो नल से, जल से नल, टैप वाटर जिसे आप कहते हैं, अगर वो पहुंचा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहुंचा है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ विलेजेस अगर हुआ संभव है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। आज हम पूरी दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी के, सोलर एनर्जी के और उससे बिजली उत्पादन करने वालों के लीडिंग कंट्री बन चुके हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में। थैंक यू सर। एक सेकंड और बता दूं, और बार बार जो लोग विदेश जाके घूमते रहते हैं, जब भी आप विदेश की तस्वीरें देखते तो आपको लगता था कि वो अच्छा कंट्री होता है जिसमें डेवलपमेंट अच्छी होती है, रोड अच्छे होते हैं, एयरपोर्ट अच्छे होते हैं। मैं आपको बता दूं 5 स्टेट में मेट्रो थी, आज देश के 23 शहरों में मेट्रो का प्रचार प्रसार है। 1000 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो भारतीय जनता पार्टी के समय पर बनी है। डबल से ज्यादा के एयरपोर्ट हम बना चुके हैं। रेलवे में 136 से ज्यादा वंदे भारत योजनाएं चल चुकी हैं। 97,000 किलोमीटर पर ही हमें छोड़ के गए थे। 1,70,000 किलोमीटर से ज्यादा का रोड हाईवे नेटवर्क बना चुके हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जब आप रोड पर चलेंगे तो देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। मैं इनको दे दूं, सिर्फ 10 सेकंड हुआ। ये कह रहे थे यहां छोड़ के गए थे, मैंने यहां पहुंचा दिया। सिर्फ 2 चीजें बताऊंगा। अरे आपको नहीं कह रहे थे, कांग्रेस को कह रहे थे। मैं बता रहा हूं ना, देश को छोड़ के गए थे ना। 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा था देश पे, 230 लाख करोड़ पे पहुंचा दिया है। 60 रुपए का डॉलर था, 86 रुपए पे पहुंचा दिया है। ये मोदी जी ने पहुंचा दिया है। और 11 साल में कहा था किसानों की आय दुगनी होगी, कुछ नहीं हुआ। किसी किसान की आय दुगनी हुई हो तो बता दीजिए। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था कि नहीं किया था? और 11 साल हो गए तो 22 करोड़ नौकरियां दे दी क्या पूरे हिंदुस्तान को? आप बताइए, दे दिया है क्या? अगर दे दिया है तो बताइए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ खड़े होकर के बोले हमने दे दी 22 करोड़। पुष्पेंद्र जी, पहले आप पत्रकार थे ना? तो क्या हो गया, आप भी तो पत्रकार हैं। हम अभी हैं। भ्रष्टाचार पर बोलते हुए कितने दोगले नजर आते हैं। अजीत पवार का, अरे ये शब्द ना बोला करिए, ये अच्छा नहीं लगता है। अजीत पवार का नाम लेने के बाद ये उसको अब बजट हाथ में थमा देते हैं। ये इनकी सच्चाई, ये भ्रष्टाचार पर बोलेंगे। जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं उनको अपनी पार्टी में धम से ले लेते हैं, और यही सच्चाई है। और ये लगातार इन्होंने 11 साल में क्या किया? मणिपुर हुआ है क्या देश के प्रधानमंत्री? मणिपुर अभी भी जल रहा है, राष्ट्रपति वहां लगा हुआ है। नहीं, प्रधानमंत्री कब गए? प्रधानमंत्री मणिपुर कब गए? नहीं, जो लोकसभा है, प्रधानमंत्री की बात है, मैंने कहा प्रधानमंत्री की बात कही मैंने। नहीं, राहुल गांधी जी गए हैं, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री नहीं गए। विदेश के दौरे करते रहेंगे, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे। 11 साल में आपने क्या किया बताते हैं इनके। ये लगातार कहते हैं रोड इतने बना दिए, अरे रोड में गड्ढे भी है, वो भी चश्मा लगा कर देखिए। इस तरीके की व्यवस्था इन्होंने की है जो कांग्रेस पार्टी ने दी है। मेट्रो किसने चलाई? कांग्रेस पार्टी ने। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो रेल भेल सब कुछ बेच दिया। यही इनके कार्य है, ये इनकी सच्चाई है। और सब कुछ अडानी को बेच दिया, क्योंकि ये अपने दोस्त को, ये दोस्ती बहुत अच्छी से निभाते हैं। ये अपने दोस्त को बहुत ज्यादा ऊपर रखना चाहते हैं। सर्वश्रेष्ठ दोस्ती है इनका अडानी का। जब बोला करे कोई तो बीच में मत बोला करो, है ना? झूठ बोलेंगे। पहले रेल बेच दिया, इन्होंने खरीद लिया। इनके पास बताटा है, बायोडाटा है कि देखो रेल। बायोडाटा नहीं, बायोडाटा वही करो। झूठ बोलना कांग्रेस पार्टी की आदत बन चुकी है, और ये बार बार झूठ बोलते हैं, इसलिए जनता इनको सीरियस नहीं लेती है। ये हर समय जिसको तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी को, एक बात। अरे प्राण नहीं निकल, रुको, तुम्हारे प्राण नहीं निकल जाएंगे, रुको। मेरा सवाल कोई भी समझ सकता है किसके लिए है। मेरा, मोदी जी ने 370 हटाई, बहुत अच्छा काम किया। 10% विपक्ष के लिए भी सवाल है। 370 से भी अगर हम पहलगाम जैसी घटनाओं को नहीं रोक पा रहे तो देश को क्या करना चाहिए? क्या आगे और क्या करना चाहिए? क्या 370 असफल है? अगर अभी भी ये घटनाएं नहीं रुक पा रही है तो विपक्ष या कोई भी जवाब दे सकता है। 370 सफल है इसलिए कि वहां जवानों का पत्थर नहीं मारा जाता है। 70 साल तक मेरे देश का जवान जो हमारे और आपके लिए लड़ता था, मेरे देशवासियों, उसको पत्थर से मारा
तिरंगे का वहां सम्मान नहीं होता था। और नहीं, अरे रुको, इधर आओ,